बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे तो आपको ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। चैप्टर नंबर 6 को हम बुक से रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जबकि चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर नोट्स बेस्ड वीडियोस है। तो स्टार्ट करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी को। तो पहले चैप्टर के अंदर आपने इस डायग्राम को अच्छे तरीके से याद करना है कि लाइक हेमिकोलिनियम होती है, ये कोलिन के ट्रांसपोर्ट को, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। विजामेकोल स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है। बोtulinum रिलीज को ब्लॉक कर देती है। जबकि नोरएपिनेफ्रिक या नोर एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन के ऊपर जो मेटारोसिन है, ये पहले स्टेप को ब्लॉक करती है। रिजर्पिन स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है। गोनाथ्रिडिन रिलीज को ब्लॉक कर देती है। रीअपटेक ट्रांसपोर्टर नेट को ब्लॉक करने वाली कोकेन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। को ट्रांसमीटर हमने पढ़ने हैं कि तो को ट्रांसमीटर होती है ऐसे सब्सटेंस होती है जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ रिलीज होते हैं और वो इनकी आगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीपी है, इनकैफ्लिन है, वेजोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड है, न्यूरोपेप्टाइड वाई है, सब्सटेंस पी है, न्यूरोटेंसिन है और सोमैटोस्टैटिन है। अच्छा, इस वीडियो को मैंने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो जैसे ही आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की तरफ जंप कर सकते हो अगर आपको ये चैप्टर पसंद नहीं आ रहा तो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर की तरफ आती है, इनका हर चैप्टर में जिक्र होगा। लाइक M1, M2, M3 मस्क्रेनिक होते हैं, निकोटीनिक, ये भी मस्क्रेनिक और निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन के होते हैं। जबकि अल्फा और बीटा किसके होते हैं, ये एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर में वो ये है कि कुछ नॉन एड्रेनर्जिक, नॉन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मोटर फाइबर्स होते हैं जो एटीपी को रिलीज करते हैं और प्यूरिन को रिलीज करते हैं। जो प्यूरिन रिस्पॉन्स होता है ब्रोंकाई के अंदर, जीआईटी के अंदर और यूरिनरी ट्रैक के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अदर मोटर फाइबर्स होते हैं पेप्टिडर्जिक होते हैं, दैट मीन्स कि वो पेप्टाइड को रिलीज करते हैं एज अ प्राइमरी ट्रांसमीटर। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक हो गया, जो कि स्टोर नहीं होता, ये ऑन डिमांड सिंथेसाइज होता है। दूसरी एग्जांपल में, पहले तो मोटर एग्जांपल थी, अब है सेंसरी एग्जांपल। तो सेंसरी के अंदर कुछ पेप्टाइड्स होते हैं लाइक सब्सटेंस पी है। ठीक है, ओके। तो इनको हम सेंसरी इफरेंट फाइबर या सेंसरी लोकल फाइबर्स भी कहते हैं। सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम याद करने हैं। इसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है जिसको आप पहले पढ़ चुके हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी हुई है कि जो एंडोथीलियम के ऊपर मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं तो वो एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर को रिलीज करवा देते होते हैं। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स विसराल्स के ऊपर और ब्रेन के ऊपर होती है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक से इनर्वेट होते हैं। कुछ स्केलेटल मसल के ऊपर होती है, स्पेसिफिकली इनके ब्लड वेसल या स्वेट ग्लैंड के लिए, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। तो सबसे पहला है एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन। उसको ब्लॉक करने वाली एक्सोन्स के ऊपर काम करने वाली लोकल एनेस्थेटिक होती है, टेट्राटॉक्सिन है और सैकिटॉक्सिन है। अब जो टेट्राटॉक्सिन होता है, ये टॉक्सिन होता है पफर फिश के अंदर और कैलिफोर्निया न्यूट के अंदर, जबकि जो सैकिटॉक्सिन है ये ग्वानेलेक्स के अंदर होता है। नर्व एक्सोन्स के ऊपर पड़े हुए हैं, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद ट्रांसमीटर की सिंथेसिस है। कोलिनर्जिक के ऊपर हेमिकोलिनियम और नोर एड्रीनर्जिक या एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन के ऊपर अल्फा मेटारोसिन या मेटारोसिन होती है। ठीक हो गया। इसके बाद ट्रांसमीटर स्टोरेज है, तो कोलिनर्जिक के लिए विजामिकोल और एड्रीनर्जिक के लिए रिजर्पिन होती है। फिर आता है ट्रांसमीटर रिलीज। तो ट्रांसमीटर रिलीज के अंदर लाइक कोनोटॉक्सिन होता है। कोनोटॉक्सिन किस जगह पे होता है, स्नेल्स के अंदर होता है, कोनस के अंदर होता है। नर्व टर्मिनल कैल्शियम चैनल पे जाके बाइंड करता है। बोचुलिनम टॉक्सिन कोलिनर्जिक के लिए स्पेसिफिक होती है, जबकि अल्फा लैट्रोटॉक्सिन कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक दोनों के लिए होता है, जबकि टायरामीन एम्फेटामिन या एड्रीनर्जिक के लिए होती है। ठीक हो गया। जो अल्फा लैरोटॉक्सिन है ये एक्सप्लोसिव रिलीज करवा के इनकी डिप्लीशन करवा देता है। फिर इसके बाद आती है ट्रांसमीटर अपटेक। तो ट्रांसमीटर अपटेक में आपको पता है कि नोरएपिनेफ्रिन और नेट को ब्लॉक करने वाली कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, जिसकी वजह से इनका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा 6 हाइड्रोक्सी डोपामीन या टर्मिनल को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद रिसेप्टर एक्टिवेशन है और इनएक्टिवेशन लिखी हुई है, उनको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर स्टडी करते रहेंगे। ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट को देख लो कि अगर बैरोरिसेप्टर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो बैरोरिसेप्टर की फायरिंग बढ़ जाती है, और अगर बैरोरिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम हो जाती है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्चार्ज होता है। तो ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड करनी है। ये चैप्टर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चंद चीज़ें आपको मैंने बता दी है। कोलिनोमिमेटिक्स नाम से लग रहा है कि ऐसी ड्रग्स होती है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो कोलिनोमिमेटिक को सही तरह समझने से पहले आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर का भी पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से होती है। आपको पता है कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है वो 2 टाइप के होते हैं, मस्क्रेनिक होते हैं और निकोटीनिक होते हैं। जो मस्क्रेनिक होते हैं वो आगे मजीद 3 कैटेगरी के होते हैं, M1, M2, M3। वैसे तो 5 कैटेगरी के होते हैं, लेकिन मेन हमारे इंपॉर्टेंट 3 वाले हैं, M1, M2, M3। इसके बाद मस्क्रेनिक के बाद आती है निकोटीनिक। जो निकोटीनिक होते हैं उसमें NM और NN आ जाती है।
अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे कोलिनोमिमेटिक होगी जो डायरेक्टली एक्शन करेगी और कुछ इनडायरेक्टली एक्शन करेगी। जो डायरेक्ट होती है वो रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। तो जो डायरेक्ट के अंदर हम इसको 3 कैटेगरी में जाकर डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी होती है जो दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराती है, मस्करीनिक को भी और निकोटीनिक को भी, तो हमको बहुत वाली कैटेगरी में लिख सकते हैं। कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ मस्करीनिक पर जाके बाइंड करती है और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ निकोटीनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। ओके आपको ये बता रहा था कि जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन हमने मेनली 3 को पढ़ना है। ठीक है ओके, तो M1 M2 M3 अब इनके सिग्नलिंग मैकेनिज्म पे पूछे जाते हैं। तो एक मेमोनिक होता है क्वीन इज क्वीन। तो क्वीन इज क्वीन का मतलब है M1 GQ है, M2 GI है और M3 वन सेकेंड GQ आ गया है। तो मेमोनिक होता है क्वीन इज क्वीन, यानी Q फिर I फिर S आता है। बाकी M4 और M5 है, फिर इसको दोबारा से इस तरह से कर सकते हो, क्वीन इज क्वीन इज क्वीन, यानी जो फर्स्ट 3 और 5 ये GQ होती है, जबकि 2 और 4 GI होता है। 2 वाले हमेशा इनहिबिटरी होते हैं। NM और NN आइनोट्रोपिक होते हैं, मेटाबोट्रोपिक नहीं होती। दैट मीन्स कि वो सोडियम और क्लोराइड तो होता नहीं है, पोटेशियम चैनल से कपल्ड होते हैं। कुछ ऐसी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक होती है जो दोनों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। फॉर एग्जांपल मस्करीनिक और निकोटीनिक। उसमें एग्जांपल आती है एसिटाइलकोलिन की और कार्बाकोल की। जो एसिटाइलकोलिन है प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप किसी भी ड्रग्स के क्लास की रिप्रेजेंटेटिव होती है। लाइक हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है CR और GR वगैरह। ठीक हो गया, तो एसिटाइलकोलिन प्रोटोटाइप होती है कोलिनोमिमेटिक का। ओके, मस्करीनिक के अंदर बिथेनाकोल, मैथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्करीन, लोबिलिन आ जाती है। जबकि निकोटीनिक पर बाइंड करने वाली, असल में इसको 2 में डिवाइड करना चाहिए था। एक होता है NM और एक है NN। जो NM होती है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया, जबकि NN गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं। जो सक्सिनाइलकोलिन होती है दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है, चाहे वो NM हो चाहे वो NN हो। जो NM होती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े होती है, जबकि NN ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया, और कुछ इस तरह से भी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं हम कोलिनोमिमेटिक की डायरेक्ट एक्टिंग की, कि कुछ एस्टर्स होती है और कुछ एल्किलाइड होती है। एस्टर्स के अंदर एसिटाइलकोलिन आ जाता है, मैथाकोलिन आ जाएगा, ओके, कार्बाकोल और बिथेनाकोल, जिसके आखिर में OL या INE आ रहा है, तो वो क्या होगी, एस्टर्स होगी। ठीक हो गया, वैसे INE तो एल्किलाइड पे भी आएगा। जबकि एल्किलाइड के अंदर मस्करीन आता है, पाइलोकार्पिन आता है और निकोटीन आता है। तो ये दूसरी क्लासिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। इसके अलावा कुछ न्यू कंपाउंड्स होते हैं, लाइक न्यू निकोटिनॉइड्स है, क्लोथियंडिन है, इमाइडाक्लोप्रिडिल है, पता नहीं क्या है। अब इसका है इमिडाक्लोप्रिड। जो इमिडाक्लोप्रिड, न्यू निकोटिनॉइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये भी कोलिनोमिमेटिक होते हैं। ठीक हो गया, अब इनको इसलिए क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसेप्टर। आपको मैं रिसेप्टर बता चुका हूँ। ठीक हो गया, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो इनडायरेक्ट होती है, इसके बाद बारी होती है इनडायरेक्ट की। जो इनडायरेक्ट होती है वो उसको इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करती, बल्कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोकाइनेटिक हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एग्जांपल आती है एड्रोफोनियम की, इंटरमीडिएट के अंदर कार्बामेट की आती है और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट की आती है। ओके, तो एड्रोफोनियम सिर्फ अल्कोहल एक ही है, जबकि इंटरमीडिएट कार्बामेट के अंदर फाइसोस्टिग्मीन होती है, जो सॉरी न्यूस्टिग्मीन है, प्रोटोटाइप होती है। जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर पैराथियोन है, जो इंसेक्टिसाइड है, ये प्रोटोटाइप होता है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन जो थर्ड क्लास है, यानी जो एड्रोफोनियम है, या इसको फर्स्ट क्लास कहते हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन पे काम करती है, अल्कोहल होती है, ये एस्टर नहीं होती बल्कि, और जबकि ये दोनों क्या थे, ये वाला कार्बेमिक एसिड एस्टर है, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड एस्टर होती है। लेकिन ये एस्टर नहीं होता बल्कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिलेटिवली शॉर्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट से। तो इनडायरेक्ट होती है, इसने बाइंड करना होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के ऊपर। ओके, ठीक हो गया, और जैसे ही बाइंड करती है कोलिन, और फौरन इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो जब हाइड्रोलिसिस होती है तो इनका अल्कोहल पोर्शन है वो रिलीज हो जाता है। जो इनका एसिडिक पोर्शन होता है, लाइक कार्बामेट्स का कार्बामेट आइन और इसका ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फेट आइन, ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता है। यानी पहले एंजाइम पे बाइंड करेगी, हाइड्रोलिसिस होगी, अल्कोहल पोर्शन निकल जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। जो एसिडिक पोर्शन है वो रह जाएगा, और ये आगे क्या करेगा, ये एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर देगा, यानी एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एम्पलीफाई कर देगा। जो एड्रोफोनियम होती है ये सिर्फ 5 से लेकर 15 मिनट तक काम करती होती है। ठीक है, ओके, जबकि कार्बामेट हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेकर 8 घंटे तक काम करती है। फाइनली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है, ये डेज से लेकर वीक्स, यानी दिनों से लेकर हफ्तों तक इनका एक्शन होता है। जो रिकवरी होती है हमारी बॉडी इनसे टॉलरेट किस तरह से करती है, हमारी बॉडी न्यू एंजाइम बना लेती है। इनका इफेक्ट क्या होगा, ये एसिटाइलकोलिन के कंसंट्रेशन को, हाफ लाइफ को और एक्शन तीनों को बढ़ा देते होते हैं। ठीक हो गया, ओके।
ओके। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है, फॉर एग्जांपल लाइक हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट नहीं होते। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट नहीं होते, जहाँ पे अनइनर्वेटेड रिसेप्टर होती है, वहाँ पे जाके काम नहीं करते, लाइक एंडोथेलियल सेल हो गया, इन पे जाके बाइंड नहीं करते होते, ठीक है। तो मैं आपको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बता दिया है, इफेक्ट्स भी बता दिया है। अब हम और इनके थोड़े से क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं और इनके कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन की क्या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है? एसिटाइलकोलिन ये प्रोटोटाइप होती है, कोलिन एस्टर से बहुत जल्दी टूट जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 से लेकर 30 सेकंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने हर एक की बतानी है, वो है लिपिड सॉल्युबिलिटी। जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पुअर होगी, यानी वो हाइड्रोफिलिक है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, यानी जो एसिटाइलकोलिन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, मस्करीनिक को भी, निकोटीनिक को भी, कार्बाकोल भी, दोनों को करती होती है। ठीक हो गया, ओके। कार्बाकोल और बिथेनाकोल में सिमिलैरिटीज होती है, लाइक जो एसिटाइलकोलिन है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से टूट जाएगा, लेकिन जो बिथेनाकोल और कार्बाकोल होती है ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम से नहीं टूटती। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकोल है, बिथेनाकोल है और मेथाकोलिन है, इन चारों में एक बात कॉमन है, चारों क्या होती है? एस्टर्स होती है, और चारों के चारों लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, पुअर लिपिड सॉल्युबल होती है। इसके बाद पाइलोकार्पिन है, ये एस्टर्स नहीं होती, पाइलोकार्पिन और निकोटीन एस्टर नहीं होती, ठीक है। मस्करीन भी एस्टर नहीं होती, एल्केलॉइड्स होती है। तो ये इनकी जो पाइलोकार्पिन है, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली गुड होती है, तो इसको नोट कर लेना, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड होती है। पाइलोकार्पिन के अलावा निकोटीन, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे वेरेनिसिलिन है, वेरेनिसिलिन पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम आती है, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है। जो न्यू निकोटिनाइड्स होते हैं, कहते हैं कि इनको यूज करने की वजह से 20 की कॉलोनी कोलैप्स हो जाती है, ठीक हो गया। तो हमने इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। एट्रोफोनियम की क्या होती है? अल्कोहल है, क्वाटरनरी अमाइन होती है, जो क्वाटरनरी अमाइन है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, ओरली एक्टिव नहीं होती, 5 से लेकर 15 मिनट तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। जो नियोस्टिकपीन है, प्रोटोटाइप होती है, क्वाटरनरी अमाइन है, क्वाटरनरी अमाइन है, दैट मीन्स के लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर आप एट्रोफोनियम का और नियोस्टिकपीन का डिफरेंस ढूंढो तो जो एट्रोफोनियम है ओरली एक्टिव नहीं होती, लेकिन ये ओरली एक्टिव होती है, ओके। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 5 से लेकर 15 मिनट है और इसका 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होता है। और अगर आप नियोस्टिकपीन और फाइसोस्टिगमेंट को कंपेयर करो, दोनों कार्बामेट है, लेकिन ये क्वाटरनरी अमाइन था, फाइसोस्टिगमेंट टर्शियरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी गुड होती है, ओरली एक्टिव होती है, लेकिन बाकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है। चूंकि ये इसके टर्शियरी अमाइन होती है तो ये सीएनएस में चली जाएगी और सीएनएस के ऊपर साइड इफेक्ट कराना शुरू कर देगी। और फाइसोस्टिगमेन को जो एट्रोपिन के लिए एंटीडोट वगैरह यूज किया जाता होता है। और गैना फास्फेट की तरफ आती है, पैराथियोन मैलाथियोन है, जो पैराथियोन है इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है, ठीक है, जबकि सारिन की लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरी हाई होती है, नर्व गैसेस के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब हम इनके थोड़ा सा डायरेक्ट एक्टिंग के इफेक्ट्स को देख लेते हैं। तो पहले ऑर्गन और टिश्यू इफेक्ट क्या होगी? ब्लड वेसल्स के ऊपर चूंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डोमिनेट कर रही है, और आपको पता है कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे ऊपर एन लगे होते हैं, तो निकोटीनिक रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, क्योंकि ब्लड वेसल को डोमिनेट सिंपैथेटिक करते हैं। और ऑटोनोमिक गैंग्लिया तो दोनों के अंदर सेम होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। गट के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन डोमिनेट करती है, निकोटीनिक एक्टिवेशन होगी तो जीआईटी की मोटिलिटी और सिक्रेशन बढ़ जाएगी। मस्कुलेचर के ऊपर जब निकोटीनिक रिसेप्टर वो भी एनएम वाले जब वो एक्टिवेट हो गए तो इनिशियली तो स्पैज्म ऑफ वेसिकुलेशन होगी, लेकिन प्रोलॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से पैरालिसिस हो सकती है, और ये पैरालिसिस इंसेक्टिसाइड की वजह से हो सकती है। ऐसे इंसेक्टिसाइड जिनके मॉलिक्यूल के अंदर निकोटीन है या उनके अंदर फास्फेट होता है। क्लिनिकल यूजेस है, क्लिनिकल यूजेस के ऊपर हमने एक अलग से फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, हम उसको वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी की तरफ आ जाती है, तो टॉक्सिसिटी कुछ मस्कुलिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से होती है, कुछ निकोटीनिक की वजह से होती है। जो मस्कुलिनिक की वजह से उसमें सीएनएस की स्टिमुलेशन है, मियोसिस है, साइक्लोस्पैज्म है, यानी सीएनएस के पास सीएनएस स्टिमुलेशन होगी, ओके, ठीक हो गया। और हम कह सकते हैं कि आगे आइस के ऊपर ब्रोंकोस्पैज्म है, ब्रोंकोस्पैज्म आइस के ऊपर नहीं, मियोसिस है और साइक्लोस्पैज्म होता है, ओके। हार्ट के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपी करवा देगा, और इसके अलावा नेगेटिव इनोट्रोपी है, एट्रिया के ऊपर जाके बाइंड करता होता है, वेंट्रिकल के ऊपर नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी करता है, वेंट्रिकल्स के ऊपर ना होने के बराबर इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल के ऊपर एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर एनओ को रिलीज करवा देगा, ठीक है, ओके। ब्लेडर की और जीआईटी के स्मूथ मसल का स्पैज्म करवा देगा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देता है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। तो ये तो मस्कुलिनिक से रिलेटेड थे। निकोटीनिक को देख लेते हैं। निकोटीनिक वाले जो
गैंग्लिया के ऊपर पड़े हुए होते हैं एन वो गैंग्लिया को इनिशियली तो स्टिमुलेट करते हैं लेकिन बाद में ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। सीएनएस के ऊपर शुरू में स्टिमुलेशन होती है फिर बाद में डिप्रेशन होती है। ये आपने पढ़ा होगा टोबैको के अंदर और निकोटीन के अंदर, जब आप पढ़ोगे ना टॉक्सिकोलॉजी तो वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ सकता है कि कोलिनोमिमेटिक ड्रग और पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन में क्या फर्क होता है। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होती हैं जो अनइनर्वेटेड होते हैं, ब्लड वेसल की एंडोथेलियम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। अनइनर्वेटेड का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनको सप्लाई नहीं करती। जब सप्लाई नहीं करती रिसेप्टर तो मौजूद है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और असल में वो क्या करते थे, वो एनओ को रिलीज करवाते थे जो एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर है। जो एनओ है वो वेजोडाइलेशन करेगा, वेजोडाइलेशन होगी तो रिफ्लेक्स टकीकार्डिया चलेगा। लेकिन डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वेजोडाइलेशन नहीं होती और यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। और इसके अलावा ये भी फर्क होता है कि जो स्वेट ग्लैंड होती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। हालांकि मेन न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे एसिटाइलकोलिन है और रिसेप्टर भी मस्कुलिनिक होती है। दैट मीन्स अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व की स्टिमुलेशन होती है तो थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोलिनोमिमेटिक दोगे तो सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, ठीक हो गया। अब हम इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस के अंदर माइस्थीनिया को ट्रीट करने के लिए नियोस्टिग्मीन है, पायरेटोस्टिग्मीन और एम्बिनोनियम होती है। माइस्थीनिया की डायग्नोसिस के अंदर एट्रोफोनियम है। माइस्थीनिया क्राइसिस को डिफरेंशिएट करना है कोलिनर्जिक क्राइसिस से, तब आपने एट्रोफोनियम यूज करना है। एंटीडोट ऑफ एयरट्रोपिन पॉइजनिंग तो फाइजोस्टिग्मीन होती है। ब्लैडर और बोवल के ऊपर M1 और ब्लैडर के ऊपर M3। ठीक है, ओके, उनके लिए बिथेनाकोल आती है। स्मोकिंग सीजेशन के अंदर वैनिसिलिन आती है। शॉगरन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए पाइलोकार्पिन है। मसल रिलैक्सेशन के लिए सक्सिनालकोलिन है। इंसेक्टिसाइड में पैराथियोन है। इंसेक्टिसाइड प्लस स्कैबिसाइड है तो वह मैलाथियोन होती है। वार गैसेस प्लस टेररिस्ट अटैक होता है तो वह सैरिन है। नर्व गैसेस वगैरह कह सकते हैं। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए पाइलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मीन होती है। जो मशरूम न्यूट्रिशन है, मशरूम के अंदर मस्करीन होता है। अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए रिवर्सटिग्मीन होता है। गैलेंटामीन है, डोनपेजिल है और टेक्राइन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मशरूम की पॉइजनिंग होती है तो वो दो टाइप की मशरूम की पॉइजनिंग हो सकती है। एक है इनोसाइप अमेनिटा की और एक है अमेनिटा फेलॉइड्स की। जो इनोसाइप अमेनिटा मस्किरिया की पॉइजनिंग होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन अमेनिटा फेलॉइड्स की टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा लीथल होती है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के मशरूम के अंदर मस्करीन होता है जो कि कोलिनोमिमेटिक है। वो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया करवा देगा। लेकिन अमेनिटा फेलॉइड्स के अंदर कोई कोलिनोमिमेटिक नहीं होता, बल्कि वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर होते हैं, लाइक एमेनिटिन है, फेलाइडिन है, जो इनिशियली वॉमिटिंग और डायरिया करवाते हैं लेकिन इसके बाद हेपेटिक और रीनल नेक्रोसिस वगैरह करवा देते हैं। तो हमने सारा ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। ओके, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी टॉक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिटी होती है उसको रिवर्स करने के लिए पैरालिडॉक्सिन देते हैं और ओबैलिडॉक्सिन देते होते हैं। एट्रोपिन भी देते होते हैं, रिस्पिरेटरी सपोर्ट को मेंटेन करते होते हैं। लेकिन अगर एजिंग हो जाती है, यानी अगर एजिंग के अंदर जो एंजाइम फॉस्फेट बॉन्डिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तब एजिंग के बाद कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके एंटीडोट का। ठीक हो गया। और इनका जो मिमोनिक होता है वो मिमोनिक क्या होता है, डम्बल्स। डी से डायरिया, आर से यू से यूरिनेशन, एम से मियोसिस, एम इसके बाद बी आता है, बी से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, बी से ब्रैडीकार्डिया है, ई से एक्साइटेशन होती है स्केलेटल मसल की और नर्वस सिस्टम की। आगे एल से लैक्रिमेशन है, एस से स्लाइवेशन और एस से स्वेटिंग होती है। ओके, ठीक होगा। पैरासिम्पैथोलिटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। हम इनको कोलिनोलिटिक ड्रग भी कह सकते हैं या फिर हम इसको मस्करीनिक ब्लॉकर भी कह सकते हैं। हालांकि मस्करीनिक एंटागोनिस्ट कहना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है और कुछ गैंग्लिया के ऊपर ब्लॉक कर देती है। ठीक हो गया। तो पैरासिम्पैथोलिटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक है और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज रीजनरेटर है, यानी आप एंजाइम को रीजनरेट कर दोगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर कोलिनोमिमेटिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब हम एंजाइम को इनहिबिट करते थे तब कोलिनोमिमेटिक इफेक्ट आता था, लेकिन अगर हम इस एंजाइम को रीजनरेट कर देंगे तो पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहले हम एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम रीजनरेटर को पढ़ लेते हैं जो रिलेटिवली शॉर्ट होता है, मतलब इनका मटेरियल कंटेंट कम है। तो इसके अंदर पैरालिडॉक्सिम और ओबैलिडॉक्सिम आती है। जो पैरालिडॉक्सिम और ओबैलिडॉक्सिम होती है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट वाला काम करती है। प्रोटोटाइप होती है, जो प्रोटोटाइप होती है वो पैरालिडॉक्सिम होती है, कोलिन एस्ट्रेस रीजनरेटर होती है। अगर एंटागोनिस्ट वाइज देखा जाए तो ये केमिकल एंटागोनिस्ट होती है। केमिकल एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते बल्कि किसी अपने न्यूट्रलाइजिंग ड्रग के साथ बाइंड कर लेते हैं और इसके एक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। अब पैरालिडॉक्सिम और ओबैलिडॉक्सिम के पास ऑक्साइम ग्रुप होता है। उस ऑक्साइम ग्रुप की ऑर्गेनोफॉस्फेट के फास्फोरस के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट के फास्फोरस के एंजाइम एक्टिव साइट के लिए। ठीक हो गया। यानी एक तरफ एंजाइम है, एक तरफ फास्फोरस है और एक तरफ
एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस डीजनरेटर है। तो जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस डीजनरेटर है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट को पकड़ लेके इससे पहले कि ऑर्गेनोफॉस्फेट एंजाइम पे जाके बाइंड करे, कौन सा एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, और बाइंड करने के बाद ये एंजाइम को डिस्प्लेस करवा देगी। लेकिन अगर एजिंग नहीं होती, एजिंग का मतलब है कि जो एंजाइम फॉस्फेट बाइंडिंग है अभी वो कोवलेंट के अंदर शिफ्ट नहीं होती, तब तक ये यूजफुल होते हैं। लेकिन एक मतलब कोवलेंट बाइंडिंग होगी तब ये एंटीडोट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो ये यूज होते हैं किस काम के लिए, ये यूज होते हैं सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए, कार्बामेट्स के लिए यूज नहीं होते। अब कार्बामेट्स की अगर पॉइजनिंग होगी तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम एट्रोपिन वगैरह यूज कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस रीजनरेटर या एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एक्टिवेटर। अब हम आ जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग डिपेंडिंग अपॉन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती है इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, एंटी निकोटिनिक और एंटी मस्करेनिक। आपको पता है कि मस्करेनिक M1 M2 M3 M4 होते हैं और निकोटिनिक NM और NN होते हैं। जो NM को ब्लॉक करती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स होती है। अब इसको यहाँ पर नहीं कवर करेंगे क्योंकि इसका एक अलग चैप्टर बना दिया है CNS के अंदर, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाला चैप्टर है। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को कवर कर लेती है, गैंग्लिया के ऊपर NN रिसेप्टर पड़े हुए होते हैं। अब होता ये है कि जो एंटी निकोटिनिक ड्रग है वो कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होती है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों को ब्लॉक कर देती है। चूंकि दोनों को ब्लॉक कर देती है तो इसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आएगी उनको पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इनको क्लिनिकली हम यूज नहीं करते, बहुत ही कम यूज करते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है हेक्सामिथोनियम, ट्राइमिथाफेन और मेकामाइलामीन। जो हेक्सामिथोनियम होती है ओरल और पार इंटीरियर दोनों फॉर्म में दी जाती है, लेकिन जो ट्राइमिथाफेन है इंट्रावेनस फॉर्म में दी जाती है, जो मेकामाइलामीन है ओरल फॉर्म में दी जाती है। प्रोटोटाइप हेक्सामिथोनियम होती है, इसको हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते थे लेकिन अब नहीं करते। ट्राइमेथाफेन इंट्रावेनस या शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इंट्रावेनस दी जाती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए या हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब इनमें से कोई भी इतना खास यूज़ नहीं की जाती। जो मेकामाइलामीन है हाँ थोड़ा बहुत ये यूज़ कर ली जाती है फॉर स्मोकिंग सिजेशन। स्मोकिंग सिजेशन में इसके अलावा दो ड्रग भी आ जाती है, लाइक निकोटीन है इन द फॉर्म ऑफ गम्स और पैच, और दूसरा वेरानिसिलिन है। वेरानिसिलिन पार्शियल एगोनिस्ट होती है निकोटीनिक रिसेप्टर के लिए। इनकी टॉक्सिटी के अंदर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की टॉक्सिटी के अंदर पोस्टुरल हाइपरटेंशन हो सकती है, ड्राई माउथ है, ब्लड वीजन है, कॉन्स्टिपेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन होती है। अब ज़्यादा इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बुक के अंदर एक पूरा टेबल बना पड़ा है। ठीक है, ओके। उस टेबल को याद किस तरह से करना है कि इस टेबल के अंदर आप देख लो कि 3 ऑर्गन ऐसे हैं जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो रहा है। ओके, वैसे कैप्लॉन के अंदर लिखा हुआ था कि जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उन वही कंट्रोल होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ओके, तो जो CNS है, CNS के ऊपर जो एंटी निकोटिनिक एक्शन होते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के, वो हो सकता है कि निकोटीन क्रेविंग कम हो जाएगी, और इसके अलावा टॉरेट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। टॉरेट को ट्रीट करने के लिए मेकामाइलामीन आता है। आइस के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो मेडिट्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा। ब्रोंकाई के ऊपर रिलेटिवली लिटिल इफेक्ट होता है। GIT के ऊपर मोटिलिटी कम हो जाएगी, डेट मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देगा। जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है, ब्लैडर की इरेक्शन इंपेयर्ड हो गई है और इजैकुलेशन भी इंपेयर्ड हो गई है, मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ गया है। हार्ट के ऊपर टैकीकार्डिया और रिडक्शन इन फोर्स है और कार्डिक आउटपुट भी कम हो रही है। डेट मीन्स के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा बहुत ब्लॉक कर दिया है। वेसल्स के ऊपर टोन खत्म हो गया है, डेट मीन्स सिंपैथेटिक ब्लॉक हो गया है। ग्लैंड की सिक्रेशन कम हो गया है, डेट मीन्स के जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो गया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं आगे एंटी मस्करिनिक ड्रग की तरफ। जो एंटी मस्करिनिक ड्रग होती है मेनली इनवर्स एगोनिस्ट होती है और कुछ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती है। ओके, तो इनकी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि मस्करिनिक रिसेप्टर 3 होती है, M1 M2 M3। जो M1 के लिए स्पेसिफिक होती है वो आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्रियंजापिन और टिलंजापिन होता है। जो M3 के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है, तो उसमें टोल्टिरोडीन है, फिसोटोराडीन है, डायरेफिनासिन है, सोलिफिनासिन और प्रोपिविरिन होती है। जो M2 होती है वो हार्ट के ऊपर पड़ी होती है, बाकी सारी नॉन सिलेक्टिव होती है। इनको मेनली हम इस तरह से पढ़ते हैं, इनको हम ऑर्गन वाइज पढ़ते हैं कि किस ऑर्गन के ऊपर क्या क्लिनिकल इफेक्ट होता है। ठीक हो गया, ओके, ठीक हो गया। और आपको पता है कि जो ऐसी ड्रग जिसने CNS पे जाके काम करना है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आप फाइसोस्ट्रिक्बिन को दे सकते हो क्योंकि वो CNS को क्रॉस कर सकती है, लेकिन नियोस्ट्रिक्बिन को दे नहीं सकते अगर इनकी कोई पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, जो एट्रोपिन होती है वो प्रोटोटाइप होती है। एट्रोपिन को मैंने पता नहीं कहाँ पे लिख लिया है, ये एट्रोपिन प्रोटोटाइप होती है। एट्रोपा बेलाडुना प्लांट से निकाली जाती है। टर्शरी अमाइन है, दैट मीन्स लिपोफिलिक है, CNS को क्रॉस कर जाती है, CNS में आइज में चली जाती है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होती है। ठीक है, ओके। जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है नॉर्मली 4 से लेकर 8 घंटे होता है, लेकिन आइस के ऊपर 72 आवर्स होता है। जो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर
हम टॉपिकल एक्टिविटी रखते होते हैं। टॉपिकल एक्टिविटी का मतलब है कि आइस के अंदर देते गए ड्रग कंजक्टिवल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक ऑप्थेल्मो सर्जरी के अंदर जो एंटी मस्केरिनिक ड्रग है वो मिडरियासिस और साइक्लोप्लेजिया करवा देती है, कंजक्टिवल सैक पे देती है, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एट्रोपिन का है, फिर होमेट्रोपिन है, फिर साइक्लोपेंटोनिल है, फिर ट्रोपिकेमाइड होता है। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आपने नोट कर लेना होता है। ठीक हो गया? ओके अब हम वन बाय वन इनके इफेक्ट को आ जाती है। तो सीएनएस के अंदर क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होती है? तो मोशन सिकनेस को ट्रीट करने में स्कोपोलामिन, जिसको हायोसियान भी बोलते हैं, हायोसियाइन, कुछ बुक्स कहते हैं हायोसियाइन। इसके बाद पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए बेंस्टोपिन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल है। एक्यूट डिस्टोनिया जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है, उसको ट्रीट करने के लिए बेंस्ट्रोपिन देती है। आइस के ऊपर मिडरियासिस और साइक्लोप्लेजिया करवा देती है। ऑप्थेल्मो सर्जरी के अंदर यूज करते हैं एट्रोपिन को, मेट्रोपिन को, साइक्लोपेंटालिलेट को और ट्रोपिकेमाइड को। इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को नोट कर लेना। इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के पर पहला है जनरल एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया के अंदर हम एट्रोपिन को देते हैं ताकि वो एयरवे सिक्रेशन को मिनिमाइज कर दे, एस्पायरेशन अमोनिया ना करवा दे। एस्थमा के अंदर इपराट्रोपियम यूज करते हैं इनहेलेशन के फॉर्म में, जबकि सीओपीडी के अंदर टियोट्रोपियम, इक्लिडीनियम, ओमिक्लिडीनियम इनहेलेशन फॉर्म में। गट के ऊपर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए पहले यूज करते थे एट्रोपिन, मेथस्कोपोलामिन और प्रोपेंथेलिन, लेकिन अब यूज नहीं करते। ओके जो सिलेक्टिव है उसमें सिलेक्टिव M1 के अंदर पिरानजापिन, टिलाजापिन, लेकिन ये भी यूज नहीं करते। ग्लाइकोपाइरोलेट ये भी यूज नहीं करते। अब जो यूज करते हैं वो पेप्टिक अल्सर के अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H2 ब्लॉकर होती है। ओके ठीक हो गया। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हायोसियाइन और डाईसाइक्लोमीन यूज करते हैं, और इसके अलावा ग्लाइकोपाइरोलेट भी यूज कर सकते हैं। ब्लेडर के ऊपर M3 और नॉन सिलेक्टिव दोनों काम करते हैं। M3 के अंदर टोल्टिरोडिन, फिसोटिरोडिन, डेरिफेनासिन, सोलिफिनासिन, प्रोपिवरीन आ जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए, जबकि नॉन सेलेक्टिव के अंदर ऑक्सीब्यूटानिन और ट्रोस्पियम है। ओके तो ये इस्तेमाल होती है माइल्ड सिस्टाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। सिस्टाइटिस है ब्लेडर की इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पे ये अर्जेंसी को मिनिमाइज कर देती है, यानी ये ब्लेडर की टोन को कम कर देती है। ओके या ब्लेडर का स्पैजम हो गया सर्जरी के बाद, उसको मिनिमाइज कर देती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब इनकी टॉक्सिटी वगैरह को पढ़ लेते हैं। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन को टॉक्सिटी की बात पड़ेगी। अब इनकी टॉक्सिटी को याद करने वाला मिमोनिक होता है ट्राई एज अ बोन, रेड इज अ बीट, हॉट एज अ पिस्टल, मैट एज अ हिटर। तो इनकी जो टॉक्सिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक है प्रिडिक्टेबल, एक है अदर। तो जो प्रिडिक्टेबल टॉक्सिटी होती है ये इनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्शन से एक्सप्लेन हो जाती है। लाइक थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड की इनएक्टिवेशन होगी तो स्वेटिंग ब्लॉक हो जाएगी, जब स्वेटिंग ब्लॉक हो जाएगी तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रोपिन फीवर हो जाएगा। फाइनली हम इसको हॉट एज अ पिस्टल से याद रखते हैं। सारी सिक्रेशन कम हो जाएगी, स्लाइवरी, लैक्रीमेशन। ओके लैक्रीमेशन में दो मरतबा लिख दिया है, स्लाइवरी होती है, लैक्रीमेशन होती है, और इसके अलावा स्वेटिंग है वो कम हो जाती है। ठीक है स्वेटिंग तो वैसे पहले भी कम हो गया है। टैकीकार्डिया एरिथमिया हो सकता है, एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन होती है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर, और कॉन्स्टिपेशन ब्लड वीएन होती है। अब ये और ये इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी ये इन्फेंट के अंदर हाइपरथर्मिया ना हो जाए तो उसके लिए यूज नहीं करते। ग्लोकोमा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए नहीं देते, या बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बाकी इनकी कुछ अदर टॉक्सिटी होती है जो इनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक एक्शन से एक्सप्लेन नहीं होती। तो उसमें CNS, CVS और स्किन है। लाइक स्किन के ऊपर क्यूटेनियस वेसल की डायलेशन करा देती है, एट्रोपिन फ्लश हो जाएगा जिसको रेड एज अ बीट कहती है। CVS के ऊपर इंट्रावेंटिकुलर कंडक्शन को ब्लॉक कर देती है। CNS के ऊपर सिडेशन, एमनीजिया, ओके डिलीरियम, हेलुसिनेशन, कंफ्यूजन करवा देती है, जिसको मैट एज अ हेटर कहते हैं। टॉक्सिटी को ट्रीट करने के लिए लाइक टैकीकार्डिया, तो टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए फाइसोस्टिग्मिन देते हैं जो कि कोलिनोमिमेटिक होती है, और हाइपरथर्मिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं? ओके कूलिंग ब्लैंकेट है और इवेपोरेटिव कूलिंग है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैलिग्रेंट हाइपरथर्मिया के लिए टेंट्रोलिन भी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सिम्पैथोमिमेटिक्स ऐसी ड्रग्स होती है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को बढ़ा देती है। तो सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो जो सिम्पैथोमिमेटिक्स होती है इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कुछ डायरेक्ट एक्टिंग होती है, कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिनके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन दोनों होता है। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर उसको आगे मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। कुछ अल्फा और बीटा एगोनिस्ट होती है, कुछ अल्फा एगोनिस्ट होती है, कुछ बीटा एगोनिस्ट होती है। तो जो अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है उसमें एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन आ जाएगा।
एपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सबको स्टिमुलेट कर देती है। लो डोजेस के अंदर बीटा, लेकिन हाई डोजेस के अंदर अल्फा। नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 को स्टिमुलेट करती है, बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करती। जो डोपामीन है, पहले डोपामीन अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है लाइक T1, T2, फिर वो बीटा को स्टिमुलेट करती है। जब हाई डोज का करोगे तो अल्फा को भी स्टिमुलेट करना शुरू कर देगी। जो अल्फा एगोनिस्ट होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्टिव एफिनिटी। कुछ नॉन सिलेक्टिव है लाइक ऑक्सीमेटाजोलिन है, कुछ अल्फा 1, कुछ अल्फा 2। अल्फा 1 के अंदर फिनाइलेफ्रिन, मिडोड्रीन और टेट्राहाइड्रोजोलिन आ जाएगा। अल्फा 2 के अंदर क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, एप्राक्लोनिडीन और बीनिमोनिडीन। जो एप्राक्लोनिडीन और बीनिमोनिडीन है ये ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है, स्पेसिफिकली ओपन एंगल ग्लोकोमा। जो बीटा एगोनिस्ट होता है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। जो नॉन सिलेक्टिव होती है उसमें आइसोप्रोटिनोल आती है, सिलेक्टिव के अंदर बीटा 1, बीटा 2। जो बीटा 1 होती है उस पर जाके बाइंड करने वाली 2 ब्यूटामीन है, बीटा 2 पे बाइंड करने वाली को मजीद 2 में डिवाइड कर देती है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। तो जो शॉर्ट एक्टिंग होती है वो एल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रोटिनोल, टेरब्यूटालिन और रिटोड्रीन होती है। इससे पहले मिडोड्रीन पड़ा था। जबकि लॉन्ग एक्टिंग के अंदर साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, इंडाकेटिरोल, विलेंटिरोल और ओलाडिट्रोल आती है। तो शॉर्ट एक्टिंग होती है वो अस्थमा को एक्यूट अटैक के लिए, जबकि लॉन्ग एक्टिंग प्रोफाइलेक्सिस के लिए सवाल होती है। कुछ आती है इंटरैक्ट एक्टिंग। तो इंटरैक्ट एक्टिंग के अंदर रिलीजर्स है, फॉर एग्जांपल एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन और टेरामीन है। जबकि रीअपटेक इनहिबिटर के लिए कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। ओके, जबकि ईफेड्रिन के पास दोनों एक्शन होते हैं। आपको इनके रिसेप्टर का जरूर पता होना चाहिए, बीटा रिसेप्टर का, सॉरी एड्रीनल रिसेप्टर का। लाइक अल्फा 1 वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर होती है जहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। प्यूपिलरी डायलेटर मसल के ऊपर होती है, मिडरेसिस करवाती है। पाइलोमोटर स्मूथ मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवा के इरेक्शन ऑफ एयर कराती है। ब्लैडर के ट्राइगोन के ऊपर और प्रोस्टैटिक स्मूथ मसल के ऊपर होती है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराती है। लीवर के ऊपर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट कर देती है। जो अल्फा 2 है एड्रीनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल के ऊपर पड़े हुए होती है, तो वहाँ पर अपने ही न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ब्लॉक कर देती है। प्लेटिलेट के ऊपर एग्रीगेशन को स्टिमुलेट करती है। कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर पड़े हुए होते हैं, वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। ठीक है, एडिपोसाइट के ऊपर लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है। लेकिन जो बीटा 3 होती है वो लाइपोलाइसिस को बढ़ा देती है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर इंसुलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जो बीटा 2 है वो इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देगा। जो बीटा 1 है वो सिर्फ 2 जगह पे होती है, हार्ट पर और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी के ऊपर। हार्ट के ऊपर रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल के ऊपर रेनिन के रिलीज को बढ़ा देती है। बीटा 2 वाले इसको हम मजीद क्या करते हैं, मजीद डिवाइड कर देते हैं। लाइक कुछ एयरवे होते हैं, कुछ यूट्राइन होते हैं, कुछ वेस्कुलेचर स्मूथ मसल है। तो जो एयरवे, यूट्राइन और वेस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कौन करवाता है, वो बीटा 2 है। लीवर के ऊपर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करती है। पैनक्रियाटिक बीटा सेल के ऊपर इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन टर्मिनल के ऊपर ट्रैमा करवाते हैं। हार्ट के ऊपर रेट और फोर्स को बढ़ा देती है। जो बीटा 3 है वह एडिपोसाइट पे जाके बाइंड करती है। डोपामीन D1 वाला तो वो रीनल और सबप्लैंक्टिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। डोपामीन D2 नर्व टर्मिनल के ऊपर पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे एडिनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया, जबकि D1 रीनल और सबप्लैंक्टिक सर्कुलेशन के ऊपर पड़ी हुई होती है, वेजोडाइलेशन करवा देती है। और आपको इनके एटलीस्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए। लाइक जो हमारी अल्फा होती है, अल्फा 1 वो GQ से कपल्ड होती है, अल्फा 2 GI से कपल्ड होती है। जो सारे बीटा वो GS से कपल्ड होते हैं। जो D1 है वो GS के जरिए, जबकि D2 GI इनहिबिटर से कपल्ड होता है। ठीक हो गया, ओके। थोड़ी सी इनके फार्माकोकाइनेटिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। तो कुछ ऐसे सिम्पैथोमिमेटिक होती है जो एंडोजीनस एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट भी होती है, जिसमें एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामीन आ जाएगा। ठीक है, ये कैटेकोलामीन होती है जो एंडोजीनस एड्रीनोसेप्टर एगोनिस्ट होती है। इनको मेटाबोलाइज करने वाला कैटेकोलामिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोमीन ऑक्सीडेज होता है। अगर इनको ड्रग्स की फॉर्म में लेंगे तो अगर ओरल रूट से देगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज वाई आप इन तीनों को किस तरह से देते हो, आप इनको पार एंटीरली देते हो। जब ये नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं तो इनको वापस पकड़ने के लिए पंप होते हैं। लाइक रीअपटेक ट्रांसपोर्टर के अंदर नेट है और डोपामीन को पकड़ने वाला डोपामीन ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, ओके। जब आप इन नेट को ब्लॉक कर दोगे तो इनकी एक्शन बढ़ जाएगा, इनकी एफिनिटी बढ़ जाती है। तो रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकेन आती है और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। जब आप पार एंटीरली देते हो, ठीक है, तो पार एंटीरली CNS के अंदर एंटर नहीं होती। जो आइसोप्रोटिनोल है, आइसोप्रोटिनोल बीटा 1 बीटा 2 दोनों को स्टिमुलेट करती है, लेकिन नर्व एंडिंग के अंदर टेकन अप नहीं की जाती। फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन के अंदर एम्फेटामिन आती है, ओके, टिरामीन वगैरह आ जाती है। एम्फेटामिन है और एम्फेटामिन और एफेड्रिन है। टिरामीन इसके अंदर नहीं आती। टिरामीन चीज वाली फूड के अंदर होती है। उसको मेटाबोलाइज करने वाला मोनोमीन ऑक्सीडेज होता है। दैट इज वाई ओरली इनएक्टिव होती है। लेकिन अगर कोई मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले लेगा और फर्मेंटेड फूड का यूज करेगा तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह हो सकती है। ओके, अब हम आ जाते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस की तरफ।
तो क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स है। ओके, तो पहला क्लिनिकल यूज है वो है एनाफिलैक्टिक शॉक है। तो एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पैज्म और एंजियोडीमा है, उसको एंटागोनाइज करने के लिए कुछ ड्रग यूज करते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन है, एंटीहिस्टामिन और दूसरे ड्रग होती है। जो एपिनेफ्रिन होती है ड्रग का चॉइस होती है, जो एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनको कभी कभार यूज कर लेते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनकी एफिकेसी कम होती है और ऑनसेट भी कम होता है। ड्रग और चॉइस होती है रैपिड इमीडिएट थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा दूसरे ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। CNS के ऊपर नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन और इफेड्रिन है। एनोरेक्सिया और वेट को रिड्यूस करने में, ओबेसिटी को ट्रीट करने में एम्फेटामिन आती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में मिथाइलफेनिडेट है। मूड एलिवेशन के अंदर कोकीन आ जाती है। आइस के ऊपर क्या होता है, आइस के ऊपर इनके 3 एक्शन होती है, लाइक कंजक्टिवल ईचिंग है और कंजेशन को मिनिमाइज कर देती है, मिड्रियासिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया और तीसरा ग्लूकोमा। तो कंजक्टिवल ईचिंग और कंजेशन को ट्रीट करने में फिनालिफ्रिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन है, अल्फा 1 एगोनिस्ट है। फिनालिफ्रिन मिड्रियासिस करवा देती है। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए एप्राकोलिन और ब्रीमोनिडीन है। ब्रोंकाई की तरफ आती है तो ब्रोंकाई के अंदर एक्यूट एस्थमा को ट्रीट करने के लिए साबा आती है। साबा के अंदर एटिनल एल्ब्यूटिरोल, जिसको साल्ब्यूटामोल कहती है, टर्ब्यूटालिन और मेटाप्रोटीनोल है। प्रोफाइलेक्सिस के अंदर लाबा आती है। लाबा के अंदर लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट के अंदर साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, इंडाकेटिरोल, विलेंटिरोल और कोलाबिट्रोल आ जाएगा। नेक्स्ट है CVS के अंदर इनकी डिफरेंट क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। ओके, लाइक अगर आपने ब्लड फ्लो को बढ़ाना है तो ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए बीटा-1 बीटा-2 दोनों रिसेप्टर की एक्टिवेशन चाहिए। तो जो सेप्टिक और कार्डियोजेनिक शॉक है उसके लिए ड्रग का चॉइस नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन और डोब्यूटामीन होती है। न्यूरोजेनिक शॉक के लिए नोरेपिनेफ्रिन होती है। दूसरी क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि जब आपने ब्लड फ्लो को कम करना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, यानी अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कराना है, तो इसमें वेजो कंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है। तो वेजो कंस्ट्रक्शन लोकल हीमोस्टैटिक के लिए, लाइक अगर ब्लीडिंग हो गया तो उसको मिनिमाइज करने के लिए लोकल हीमोस्टैटिक फंक्शन होता है एपिनेफ्रिन का। डीकंजेस्टेंट एजेंट के अंदर फिनालेफ्रिन है। शॉक को ट्रीट करने के लिए नोरेपिनेफ्रिन और फिनालेफ्रिन है। लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा डोज में दे दोगे तब ये शॉक को और ज़्यादा ख़राब कर देती है, स्पेसिफिकली अगर वो सेप्टिक शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है, MI की वजह से हुआ है। वेजो कंस्ट्रक्शन यानी ब्लड फ्लो को कम कर देना, इसके अंदर एक और क्लिनिकल एप्लीकेशन आती है, वो लोकल एनेस्थेटिक है। और लास्ट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। तो जो लोकल एनेस्थेटिक है उसमें एपिनेफ्रिन आती है, यानी जो लोकल एनेस्थेटिक के साथ मिला के हम एपिनेफ्रिन को देते हैं ताकि लोकल एनेस्थेटिक की सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन कम से कम हो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो कि अल्फा ब्लॉकर को लेने की वजह से हो सकता है, उसको ट्रीट करने के लिए इफेड्रिन देते हैं और अल्फा 1 एगोनिस्ट मिडोड्रिन देते होते हैं। लास्ट है कार्डिक स्टिमुलेशन है। तो कार्डिक स्टिमुलेशन यानी कार्डियोजेनिक शॉक है, तो उसके लिए आप कार्डिक अरेस्ट हो गया तो एपिनेफ्रिन देते हैं, इंट्रावेनस या सीधा दिल के अंदर इंजेक्शन दे देते हैं। और लास्ट है AV ब्लॉक के लिए आइसोप्रोटिनोल, जो बीटा-1 बीटा-2 दोनों पे जाके बाइंड करती है। लास्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। तो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर प्रीमैच्योर लेबर और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इंप्रूव करना अडल्ट के अंदर और एन्यूरिसिस को ट्रीट करना चिल्ड्रन के अंदर। तो जो प्री मैच्योर लेबर है उसके अंदर बीटा-2 एगोनिस्ट होती है, जिसमें लिटोड्रिन, टर्ब्यूटालिन, एनसेट आ जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और मैग्नीशियम आ जाती है। ठीक हो गया। जो इफेड्रिन होती है ये अल्फा रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लैडर के ट्राइगोन के ऊपर और स्मूथ मसल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है और वहाँ पर इनके क्या करवा देती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवा देती है। एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए या यूरिनरी कॉन्टिनेंस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन तो हमने देख लिया है। अब इनके टॉक्सिटी रह गई है तो उसको बुक से ही कवर कर लेते हैं। तो इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, ओके, तो कहती है कि इनकी जो पेनिट्रेशन ब्रेन के अंदर ना होने के बराबर होती है। तो अगर सिस्टमिकली देती है तो CNS टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ना होने के बराबर होती है। पेरिफेरी के अंदर इनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल अल्फा और बीटा एक्शन की वजह से होती है, लाइक एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रक्शन है, कार्डिक एरिथमिया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, पल्मोनरी एडीमा है और हेमरेजिस वगैरह हो सकते हैं। ये इनके अल्फा और बीटा एक्शन की वजह से है। जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन है ये मॉडरेट डोसेस के अंदर नर्वसनेस, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया करवाती है। हायर डोसेस के अंदर एंजाइटी, एग्रेसिवनेस और पैरानॉइड बिहेवियर वगैरह करवा देती है। पेरिफेरल एक्शन के अंदर देखते हैं तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है हाइपरटेंशन कराते हैं, बीटा-1 टैकीकार्डिया करवाते हैं, एरिथमिया करवाते हैं, बीटा-2 स्केलेटल मसल ट्राइमर करवाते हैं। ठीक हो गया। ओके, जो कोकेन होती है, कोकेन की वजह से कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, इन्फार्क्शन हो सकता है, सीजर्स हो सकता है। जब आप कोकेन को ओवरडोज कर लोगे तो बंदे की डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो जो एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर्स होती है या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट या सिम्पैथोलिटिक्स, तो ये ड्रग्स होती है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो जो एड्रीनोसेप्टर है मतलब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से डिराइव्ड हुआ है। तो जो एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर होती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कुछ ऐसी होती है जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है। जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है उसमें लेविटेलोल और कैल्विटेलोल आ जाएगा। जबकि अल्फा ब्लॉकर
के अंदर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन और सिलेक्टिविटी फॉर रिसेप्टर या एफिनिटी फॉर रिसेप्टर। कुछ नॉन सिलेक्टिव होती है, कुछ सिलेक्टिव होती है। जो नॉन सिलेक्टिव होती है उसको मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट और इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट के अंदर एग्जांपल फिनॉक्सीबेंजामीन है, जबकि रिवर्सिबल के अंदर टोलाजोलिन और फेंटोलामीन आ जाती है। सिलेक्टिव के अंदर अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर आ जाएंगे। अल्फा 2 के अंदर यूहेम्बिन और वालसिन आ जाएगा। अल्फा 1 के अंदर प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन है। इसके अलावा जो लास्ट में जो ड्रग लिखी हुई है वो अल्फा 1 ई के लिए स्पेसिफिक होती है, लाइक सिलाडोसिन और टैमसेलोसिन है। जो बीटा रिसेप्टर्स होती है उनको ब्लॉक करने वाली बीटा ब्लॉकर्स होती है। उसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, रिसेप्टर सेलेक्टिविटी, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, लोकल एनेस्थेटिक और फार्माकोकाइनेटिक। तो जो रिसेप्टर सेलेक्टिविटी की बेस पर यानी चार क्लासिफिकेशन की बेसिस होती है। तो रिसेप्टर सेलेक्टिविटी की बेस पर हम दो में डिवाइड कर देते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव। जो नॉन सेलेक्टिव है इसमें प्रोपेनोलोल, टिमोलोल, ब्यूटॉक्सोलोल, पिंडालोल और नाइडोलोल है, जबकि प्रोटोटाइप हमारी प्रोपेनोलोल होती है। बीटा 1 के अंदर एसबीटालोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, मेटाप्रोलोल और नेबिवोलोल आ जाएगा, जबकि बीटा 2 के अंदर ब्यूटॉक्सामीन आ जाएगा। इसमें जो मेटाप्रोलोल है इनवर्स एगोनिस्ट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। तो ये तो क्लासिफिकेशन थी रिसेप्टर सेलेक्टिविटी की। अब कुछ ऐसे होती है बीटा ब्लॉकर जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है। पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी का मतलब है कि इनके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। इनको अस्थमा वाले पेशेंट में दिया जाता है स्पेसिफिकली ताकि ब्रोंकोस्पैज्म कम से कम हो एज कम्पेयर टू अदर बीटा ब्लॉकर्स। तो इसमें पिंडालोल और एसबीटालोल आ जाती है। लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी यानी ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। जो लोकल एनेस्थेटिक होती है वो रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देती है। चूंकि रिफ्लेक्सेस को ब्लॉक कर देगी स्पेसिफिकली कॉर्निया रिफ्लेक्स को, तो ग्लोकोमा के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिनके पास मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं होती तो उसमें टीमालोल और बीटॉक्सोलोल है, ग्लोकोमा के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक की बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, पहला ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दूसरा लिपिड सॉल्युबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्टेस्ट के अंदर एस्मोलोल और लॉन्गेस्ट के अंदर नाइडोलोल आ जाती है। ओके जबकि लिपिड सॉल्युबिलिटी के अंदर हाई लिपिड सॉल्युबल प्रोपेनोलोल है, लो के अंदर निमोनिक होता है लेन, एल से लेबिटोलोल, ए से एस्बिटोलोल, एटिनोलोल, एन से होगा एन से होगा नाइडोलोल और ई से होगा एस्मोलोल। एन से नेबिवोलोल भी आता है, नेबिवोलोल NO को रिलीज करवा देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है। मॉडरेट के अंदर कैर्बिडोलोल, मेटाप्रोलोल, पिंडालोल और टिमालोल आ जाएगा। ठीक हो गया ओके। जबकि टिमालोल और बिटॉक्सोलोल इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, लोकल एनेस्थेटिक के अंदर। पिंडालोल इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक वाली कैटेगरी में भी आता है, एसबीटालोल भी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक वाली कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम वन बाय वन अल्फा और बीटा ब्लॉकर को पढ़ लेते हैं, इनकी क्लिनिकल यूजेस को और इनके टॉक्सिसिटी को पढ़ लेते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर को। तो जो अल्फा ब्लॉकर होते हैं ओके, तो हम उनको दोबारा से दो में डिवाइड कर देते हैं, नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। जो सिलेक्टिव होते हैं कुछ हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए, क्योंकि ये अल्फा 1A रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं जो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल के ऊपर और ब्लैडर की बेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है। ओके हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन हो जाती है, जबकि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने में टैमसेलोसिन, सिलाडोसिन आ जाती है। अब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर ये यूरिनरी रिटेंशन को मिनिमाइज कर देती है और यूरिनरी हेजिटेंसी को भी मिनिमाइज कर देती है। अब जो नॉन सेलेक्टिव बीटा अल्फा ब्लॉकर होते हैं उनको यूज करने की वजह से एक स्पेशलाइज फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं फिनोमिना ऑफ टेल या एपिनेफ्रिन रिवर्सल है। अब होता ही है कि जो एपिनेफ्रिन होती है चारों रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। अल्फा 1 के जरिए वो प्रेशर रिस्पॉन्स करवाती है, बीटा यहाँ पे बीटा 1 लिख दिया मैंने, ये बीटा 2 है, इसको ठीक कर लेना। अब मेरे पास और कोई है नहीं तो मैं इसी से ठीक कर लेता हूँ। अच्छा ये बीटा 2 है, ठीक है। तो जो बीटा 2 के लिए वेजो डायलेशन कराती है, अल्फा 1 से वेजो कंस्ट्रक्शन कराती है। इनिशियली तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेकिन जब हम नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देते हैं तब एपिनेफ्रिन का जो रिस्पॉन्स है वो प्रेशर से डिप्रेसर बन जाएगा, यानी ये वेजो कंस्ट्रक्शन से या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के बजाय ब्लड प्रेशर को कम करना शुरू कर देगी, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो चुके हैं, बीटा रिसेप्टर कुछ अनअपोज्ड हो जाएगी, अपना काम करती रहेगी। ओके तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की क्लिनिकल एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो पहला ट्यूमर में फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनोइड और मास्टोसाइटोसिस है, इन सबको ट्रीट करने के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है। स्पेसिफिकली फियोक्रोमोसाइटोमा में जो प्री सर्जिकल है, सर्जरी से पहले प्रिपेयर करना है एड्रिनल मेडुला को या एड्रिनल ग्लैंड को, तो उसके लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है और सर्जरी के दौरान में फेंटोलामीन यूज करते हैं। कार्सिनोइड और मास्टोसाइटोसिस को ट्रीट करने के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है। इसके अलावा फिनॉक्सीबेंजामीन एक और जगह पे आएगा, वो है रेनॉल्ड फिनोमिना, बाकी हर जगह के ऊपर फेंटोलामीन आएगा। लाइक अगर नोरेपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो गया है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई है, स्कीमिया ना हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फेंटोलामीन यूज करते हैं।
या CNS की अब्यूज ड्रग है उसकी टॉक्सिटी हो गया, जैसे एम्फिटामीन है, कोकीन है, फिनाइल आइसोप्रोपाइलामीन है, ये तीनों सिम्पैथोमिमेटिक होती है, इनडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक है, उसको अपोज करने के लिए फेंटोलामीन देते गए, या क्लोनिडीन छोड़ दिया, उसके बाद रीबाउंड हाइपरटेंशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए फेंटोलामीन देते गए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए फेंटोलामीन देते गए, इसके अलावा यूहेम्बिन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन थी अल्फा ब्लॉकर की। अब हम टॉक्सिटी ऑफ अल्फा ब्लॉकर को पढ़ लेते हैं। तो टॉक्सिटी के अंदर CVS और नोजिया वॉमिटिंग है, नोजिया वॉमिटिंग तो याद ही नहीं करनी होती। CVS के ऊपर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, उसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलता है, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया से अंजाइना प्रेसिपिटेट हो सकता है। और जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है वो ज़्यादा होता है किससे, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर से, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव यूज़ करोगे तो रिलेटिवली कम होगा। तो ये था क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर और टॉक्सिटी। अब हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर की तरफ आ जाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर की क्लिनिकल एप्लीकेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। तो पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर टिमालोल और बिटोक्सोलोल आ जाएगा। थायराइड स्टॉर्म को ट्रीट करने के लिए प्रोपेनोलोल और एस्मोलोल आ जाएगा। CVS के अंदर इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। ओके, COPD का देख लेते हैं। COPD में निमोनिक होता है LCM, लेबेटालोल, कैरविडोलोल और मेटाप्रोलोल है। फियोक्रोमोसाइटोमा में लेबेटालोल आ जाएगा। इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा को ट्रीट करने के लिए प्रोपेनोलोल आ जाएगा। CVS के ऊपर ये हाइपरटेंशन को, अंजाइना को, स्पेसिफिकली क्लासिकल या थीरोस्क्लेरोटिक अंजाइना है, एरिथमिया और क्रोनिक हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरटेंशन के अंदर प्रोपेनोलोल है, एटिनोलोल है, लेबेटालोल है, कैरविडोलोल और मेटाप्रोलोल। अब जो LCM वाला निमोनिक है उसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि ये क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर भी आएगा, ये COPD के अंदर भी आएगा। जबकि एरिथमिया के अंदर प्रोपेनोलोल, एस्मोलोल, बिल्कुल ये वाली ड्रग आ रही है, मेटाप्रोलोल और सोटारोल आती है। अंजाइना के अंदर प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल और मेटाप्रोलोल है। इसका निमोनिक होता है मैप। अंजाइना में अपने मैप बनाना होता है, नक्शा बनाना होता है। प्रोपेनोलोल की कभी कभार क्लिनिकल एप्लीकेशन पूछ लेती है। तो प्रोपेनोलोल एथिनोस्क्लेरोटिक अंजाइना को, वेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाइपरटेंशन है, थायरोटॉक्सिकोसिस होती है, एसेंशियल ट्रेमर्स है, स्टेज फ्राइट है और माइग्रेन पेन है, इनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम टॉक्सिटी और बीटा ब्लॉकर को देख लेते हैं। तो टॉक्सिटी और बीटा ब्लॉकर के अंदर 5 चीज़ें आ जाती है, 5 सिस्टम के ऊपर इनकी टॉक्सिटी होती है। CVS रिस्पायरेटरी, एंडोक्राइन, CNS और जेनिटल। CVS में ब्रैडीकार्डिया करवाती है, AV ब्लॉक और हार्ट फेलियर है। रिस्पायरेटरी के ऊपर सीवियर एस्थमा करवाती है। एंडोक्राइन के ऊपर इंसुलिन की रिलीज को ब्लॉक कर देती है, हाइपोग्लाइसीमिया को मास्क कर देती है, पोटेशियम के सेक्वेस्ट्रेशन को मिनिमाइज कर देती है। CNS के ऊपर सिडेशन, फटीग और स्लीप को अल्टर कर देती है। जेनिटल जेनिटल के केस के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन करवा देती है। तो ये इनकी टॉक्सिटी होती है। और जो ब्रैडीकार्डिया, एस्थमा, AV ब्लॉक, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, एक्यूट हार्ट फेलियर, ये इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।